हाँ, अब आप लोग निकाल लीजिए किताब, और उसमें उस दिन बात हुई थी थर्सडे, फ्राइडे, इसको वेडनेसडे को ना। हाँ, वेडनेसडे को ये बात हुई थी, पढ़ाई उस दिन हुई थी स्मृति पाठ को लेकर। तो उसमें मैंने आप लोगों को चैप्टर में बताया था कि किस तरह से विलोम बन सकता है, किस तरह से पर्यायवाची बन सकता है, और अनेकार्थी बन सकता है। तो इस तरह से आप ध्यान देंगे, ठीक है। अब हम लोग संक्षिप्त प्रश्नोत्तर जितना बन सकता है ये आप लोग अपना बनाएंगे। दूसरी बात, अभी मैं प्रश्न डिस्कस कर रही हूँ, शॉर्ट क्वेश्चन किस तरह से बन सकता है ये आप लोगों को भी पता होगा कि लेखक कौन सा फल तोड़कर खा रहे थे। लेखक, हाँ बताइए, लेखक कौन सा फल तोड़कर खा रहे थे। झरबेरी के बेर, बेर भी लिख सकते हैं, बेर भी सही है, गलत नहीं है। अच्छा, उसके बाद ये बताइए कि लेखक जब अपने घर पहुंचे तो उनके भाई साहब क्या कर रहे थे। लेखक जब अपने घर पहुंचे, हाँ, पत्र लिख रहे थे, वेरी गुड। जो जिस डाक खाने में भाई साहब ने कहा कि पत्र डाल आओ, वो डाक खाना कहाँ था। हाँ, वेरी गुड, मक्खनपुर में वो डाक खाना था। अच्छा, मज्जा, मज्जा शब्द का अर्थ क्या होता है। मज्जा, म ज ज संयुक्त आकार, बताइए, जल्दी बताइए। हाँ, जिसको अंग्रेजी में बोन मैरो कहते हैं ना। तो इसी तरह से बहुत सारे शब्द दिए हुए हैं, ठीक है। ये शब्द मैंने आप लोगों को बोला था कि शब्दार्थ कॉपी में लिख लेंगे, क्योंकि यहाँ पर नंबर करके दिया हुआ है। नंबर 1 में दिया हुआ है चिल्ला, चिल्ला का अर्थ होता है चिल्ला जाड़ा, यानी कड़ी सर्दी, ठीक है। फिर 2 नंबर यहाँ पर देखिए, वहाँ पर फिर 2 नंबर में दिया हुआ है डर, आशंका, आशंका का अर्थ यहाँ दिया हुआ है डर। तो इसको कॉपी में आप एक जगह लिख लेंगे ताकि याद करने में आसानी रहे। फिर तीसरा शब्द है मज्जा, जिसका अर्थ है हड्डी के भीतर भरा मुलायम पदार्थ। चौथा शब्द है भुंजाने, यानी भुनवाना, जो अनाज भुनवाया जाता है जिसको हम भुजा बोलते हैं, है ना। झुरे, झुरे शब्द का अर्थ होता है तोड़ना। प्रसन्न वदन, यानी प्रसन्न चेहरा। तो इस तरह से ये सब शब्दार्थ एकदम कंठस्थ होने चाहिए, और कंठस्थ का मतलब होता है वर्तनी के साथ। अगर मान लीजिए आप गलत लिख देते हैं वर्तनी, अगर एक वर्ण भी गलत हो जाएगा तो आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। इसलिए आप अर्थ याद करेंगे तो अच्छे से उसको वर्तनी के साथ। उसके बाद बताइए कि गांव से बच्चे जब चल रहे थे, बच्चे दोनों भाई उछलते कूदते, तो गांव से वो कुआं जो था कितनी दूरी पर था। इसी तरह से बन सकता है, याद रखोगे बच्चों, एमसीक्यू इसी तरह से बन सकता है। तो आप लोग इसको वाक्य में लिखेंगे कॉपी में, जैसे मैंने प्रश्न को बनाया कि दोनों भाई उछलते कूदते जा रहे थे, तो या प्रश्न ऐसे भी कि गांव जो था, गांव से कुआं जो था कितनी दूरी पर था। ये प्रश्न आप बना सकते हैं। पेज नंबर 9 में देखिए, सेकंड स्टेंजा, 4 फरलांग दिखा। सेकंड स्टेंजा में हम दोनों उछलते कूदते एक ही सांस में गांव से 4 फरलांग दूर उस कुएं के पास आ गए। तो यानी गांव से वो कुआं कितनी दूरी पर था, बताइए। 4 फरलांग, ल के ऊपर आ की मात्रा के ऊपर रेफ है और फिर उसमें अनुस्वार है। फरलांग, 4 फरलांग की दूरी पर था, ठीक है। इसी तरह से फिर पढ़ते जाइए, लाइन को पढ़ते, लाइन बाय लाइन पढ़ते जाइए। उसके बाद फिर आपको पता चलेगा कि वो सांप उस कुएं में कितने दिनों से पड़ा हुआ था, बताइए। बच्चों को कब पता चला
कि वो सांप जो है उस कुएं में, बताइए, बच्चों का जो ज्ञान, बच्चों को जो पता चला, उस हमारा उसके कुएं में होने का ज्ञान केवल 2 महीने का था। ये पंक्ति दिख रहा है आप लोगों को? कारण कुछ भी हो, हमारा उसके कुएं में होने का ज्ञान केवल 2 महीने का था। यानी बच्चों को सांप के कुएं में गिरे होने की जानकारी कितने महीने से थी? सिर्फ 2 महीने से। आ रही बात समझ में? और ये बच्चे 2 महीने ही क्या कर रहे थे? उसमें रोज विद्यालय जाते हुए और विद्यालय से लौटते हुए उनका बस एक ही काम था, उसमें सांप को ढेला मारना। और ढेले की जैसे ही ढेला सांप के शरीर पर लगता, सांप क्रोधित होकर फुसकार करता। आ रही बात समझ में? उसके बाद प्रतिध्वनि शब्द का क्या अर्थ होता है, यहाँ पे सब दिया हुआ है। तो क्वेश्चन बच्चों में बार बार आप लोगों को फिर से बता रही हूँ कि जो बच्चे चैप्टर को कम से कम 2 और 3 टाइम्स पढ़ेंगे वही शॉर्ट क्वेश्चन कर पाएंगे। एमसीक्यू या एक सेंटेंस में वाक्य, एक वाक्य में उत्तर देना, वही बच्चे कर पाएंगे टू द पॉइंट जो चैप्टर्स को पढ़ेंगे। और हाथ में पेंसिल लेकर जो भी उनको लगेगा कि ये इम्पोर्टेंट है, शायद इससे प्रश्न बन सकता है। अब देखिए एक दूसरा प्रश्न भी बन रहा है कि कुआं कच्चा था और कितना गहरा था? बताओ। वेरी गुड, 24 हाथ गहरा था। तो इस तरह से बच्चों एमसीक्यू बन सकता है या एक वाक्य का उत्तर। तो इसलिए मैं बार बार फिर दोहरा रही हूँ अपनी बात को कि जो बच्चे चैप्टर पढ़ेंगे और पेंसिल हाथ में लेकर इसी तरह से जो इम्पोर्टेंट लगेगा कि हाँ ये बन सकता है क्वेश्चन, उसको अंडरलाइन करते जाएंगे और उससे संबंधित प्रश्नोत्तर बनाते जाएंगे, तभी जाकर आप एग्जाम में लिख पाएंगे। अदरवाइज जैसे लगता है कि बहुत आसान है हिंदी, पढ़ने वालों के लिए सारा विषय आसान है, नहीं पढ़ने वालों के लिए आसान से आसान विषय भी कठिन है। उसके बाद देखिए फिर आगे मैं बढ़ रही हूँ कि लेखक जब भी कुएं के पास जाकर ढेला उठाकर कुएं में फेंकता था तो सबसे पहले वो क्या काम करता था? लेखक एक हाथ से कुएं में ढेला फेंकता था और दूसरा क्या काम करता था? टोपी सिर से उतार कर एक हाथ में रखता था। एक हाथ से ढेला उठाकर फेंकता था और दूसरे हाथ से टोपी उतारता था। और यही हुआ जब उसके बड़े भाई साहब ने उसे 3 चिट्ठियां दी कि जाकर मक्खनपुर डाक खाने में इसे डालाओ, तब वो टोपियों को क्या किया, क्योंकि उस समय जो कुर्ता वो पहनता था लेखक, उस कुर्ते में जेबें नहीं थी, इसलिए वो क्या किया, चिट्ठियों को सुरक्षित रखने के लिए अपनी टोपी में रख लिया। और आदतन का अर्थ है कि उसकी रोज की आदत थी कि जैसे वह कुएं के पास पहुंचता, एक हाथ से ढेला उठाता और दूसरे हाथ से टोपी को सिर से उतार के अपने दूसरे हाथ में रखता। ये प्रतिदिन का उसका काम था। लगभग 2 महीने से यही उसकी आदत बन चुकी थी और उस दिन भी ऐसा ही हुआ। चिट्ठियों को वो टोपी में रखा है, इस बात को वो भूल गया। बच्चा ही तो था, भूल गया और एक हाथ से उसने टोपी उतारी और दूसरे हाथ से ढेला जैसे ही फेंका तो उसने देखा कि चिट्ठियां जो है वो चक्कर कर खाती हुई, क्योंकि भाई कागज है तो कागज तो तुरंत नहीं गिरेगा, बहुत हल्का था, तो वो चक्कर खाती हुई तीनों चिट्ठियां जो है वो कहाँ गिरी? कुएं में गिर गई। और लेखक की स्थिति ऐसी हो गई जैसे घास चरते हुए हिरन पर अचानक किसी शिकारी जब प्रहार कर देता है, अपनी गोली उस पर चला देता है और वो तड़पते हुए उसके प्राण निकल जाती है, उसकी जान निकल जाती है, वैसे ही लेखक की भी जान निकल गई। इतना वो भयभीत हो गया कि चिट्ठियां जब वो गिर गया तो उनको पकड़ने के लिए वो झपट्टा भी मारा, लेकिन अगर वो थोड़ा सा और चूक जाता तो शायद वह झटके के साथ स्वयं कुएं में गिर जाता। इस तरह से ये चिट्ठियों के बारे में बात हुई। उसके बाद फिर इसी तरह से फिर आप आगे इसको पढ़ते जाइए और जो जो शॉर्ट क्वेश्चन बनेगा। छोटा भाई कितने वर्ष का था? लेखक का छोटा भाई उसकी उम्र कितनी थी? मैं ये नहीं कहती हूं कि हर पंक्ति में आपको शॉर्ट क्वेश्चन बनेगा, लेकिन बहुत बन सकता है, ठीक है। और कुल कितनी धोतियां थी? कुएं में नीचे रस्सी मिलाकर
तो कुल कितनी धोतियां थीं, और रस्सी मिलाकर उसको कुएं की गहराई के लिए काफी हुई। ये पेज नंबर 12 में देखिए, सेकंड स्टेंजा में दिया हुआ है कि 5 धोतियां थीं, कुल मिलाकर 2 कानों से बंधी हुई धोतियां, एक छोटे भाई की, एक लेखक के बड़े भाई की, एक चने वाली धोती, और इस तरह से कुल 5 धोतियां। तो एमसीक्यू में मान लीजिए क्वेश्चन एक सही आंसर रहे और उसके साथ 3 गलत आंसर रहे, तो जो बच्चा पढ़ा नहीं रहेगा इस आंसर को, इस पंक्ति को, वो तो उठपटांग लिखेगा ना। हाँ, मेरी बात समझ में आ रही है? बोलो, जल्दी बोलो तुम लोग, जवाब दो। हाँ, तो इस तरह से 5 धोतियां थीं, और लेखक का छोटा भाई, उसकी उम्र 8 वर्ष थी, है ना। तो इस तरह से आप लोग अंडरलाइन करके उसके बाद क्वेश्चन आंसर कॉपी में बनाइए, सभी बच्चों को मैं कह रही हूँ। उसके बाद कुएं के धरातल से लेखक ने जब कुएं में देखा तो उसने क्या देखा, बताइए। लेखक जब कुएं के धरातल से कुएं में जब उतरने लगा लेखक, और जब ध्यान से उसने नीचे देखा तो उसकी अक्ल चकरा गई। उसने क्या देखा लेखक ने? पेज नंबर 13 में दिया हुआ है कि सांप फन फैलाए धरातल से एक हाथ ऊपर उठा हुआ लहरा रहा था। हो सकता है ये प्रश्न आपको एमसीक्यू में न आकर एक वाक्य में जब उत्तर लिखना हो उसमें आ सकता है ना। तो इस तरह से आप जब नहीं पढ़ेंगे चैप्टर को तो नहीं कर पाएंगे। उसके बाद कच्चे कुएं का व्यास कितना होता है? कच्चे कुएं का व्यास यानी उसका रेडियस कितना होता है? 1.5 गज। इसी पंक्ति में बीचों बीच दिया हुआ है, जो फर्स्ट स्टेंजा है पेज नंबर 13 में, सेकंड स्टेंजा। नीचे तो वह 1.5 गज से अधिक होता ही नहीं। कच्चे कुएं का व्यास बहुत कम होता है, नीचे तो वह 1.5 गज से अधिक होता ही नहीं, यानी कच्चे कुएं का व्यास 1.5 गज ही होता है, उससे ज्यादा नहीं होता है। ठीक है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों बन सकता है और बनेगा। इसके लिए आपको बहुत ही एकाग्रचित्त होकर पढ़ना है। सपोज कीजिए आपके कुल 6 चैप्टर हैं, ठीक है ना। 2 गद्य के, 2 पद्य के, 2 संचयन के, और अब 10 क्वेश्चन बनाने हैं। तो एक चैप्टर से मुश्किल से 1 या 2 ही क्वेश्चन बनेगा। तो 1-2 क्वेश्चन के लिए कम से कम आपको 20 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन बनाने पड़ेंगे। मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ, एक क्वेश्चन को आंसर को सही आंसर लिखने के लिए आपको कम से कम 25-30 क्वेश्चन बनाने पड़ेंगे। दूसरा प्रश्न ये बताइए, सांप को और क्या कहते हैं? सांप को नहीं, पाठ में दिया है बच्चों, अपने मन से मत बोलो। सांप को चक्षुश्रवा कहते हैं। चक्षुश्रवा। अब प्रश्न ये उठता है कि चक्षुश्रवा की वर्तनी सही तरीके से लिखना है। अब मान लीजिए आप परीक्षा में आपने शब्द तो सही लिखा, लेकिन उसकी वर्तनी को आपने अशुद्ध लिख दिया तो आपको 0 मिलेगा। चक्षु, च, अक्ष ह्रस्वकार, विसर्ग, स्र व आकार, चक्षुश्रवा। चक्षु का मतलब होता है आंख, श्रवा का अर्थ होता है सुनने वाला। श्रोता से, श्रवा से श्रोता बनता है, श्रोता मतलब सुनने वाला। चक्षुश्रवा, क्योंकि सांप को कान नहीं होता है, वो आंखों से ही सुनता है, इसीलिए उसको चक्षुश्रवा कहते हैं। वो आहट की दिशा में अपने फन को मोड़ता रहता है और अपनी आंखों से ही वह सुनने का भी काम करता है। इसीलिए कहा जाता है कि सांप जब क्रॉस करता है अपने सामने से, नजरों के सामने से कहीं भी, तो आप एक जगह जब स्थिर खड़े हो जाएंगे तो आपके द्वारा कोई आहट जब नहीं होगी तो सांप आपके आवाज को सुन नहीं पाएगा, और वो चुपचाप अपने रास्ते चला जाएगा। लेकिन जैसे ही आप, सांप सामने से मान लीजिए आ रहा है और आप इधर से चलते जा रहे हैं, धीरे धीरे भी चलते जाएंगे, तो आपको लगेगा कि सांप तो देख नहीं पा रहा है, समझ नहीं पा रहा है, सुन नहीं पा रहा है, लेकिन आपकी हल्की आहट को भी सांप बड़ी आसानी से भांप लेता है, क्योंकि ईश्वर हर किसी को कोई ना कोई ताकत अवश्य देकर रखता है। तो सांप को भी कान नहीं होता है, लेकिन वो अपने आंखों से ही सुनने का भी काम करता है।
तो आपकी हल्की सी आहट भी उसको सुनाई पड़ जाएगी। इसीलिए अगर सांप से बचना है, और सामने कितना भी भयंकर सांप क्यों ना हो, आप एक जगह स्थिर खड़े हो जाइए, किसी भी तरह की कोई आवाज मत कीजिए, तो सांप फिर अपने आप, उसको लगेगा कि कोई कुछ नहीं है कहीं, चुपचाप अपने रास्ते चला जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से सांप को चक्षुश्रवा भी कहते हैं। फिर आगे बढ़िए, तो इस तरह से बहुत सारे छोटे छोटे प्रश्न हैं कि जिसका उत्तर आप लिख सकते हैं और प्रश्न कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जिस समय सांप कुएं में गिरा हुआ था और लेखक उस समय उस कुएं में उतरे थे, उस समय लेखक की आयु कितनी थी? चिट्ठियों को लेने के लिए जब लेखक उस कुएं में प्रवेश किए थे, उस समय उनकी आयु कितनी थी, कितने वर्ष के थे? वेरी गुड, उस समय लेखक की आयु 11 वर्ष। ठीक है, लेखक ने अपनी मां को यह घटना कब सुनाई? उस दिन तो उन्होंने नहीं सुनाई ना ये घटना। लेखक ने यह घटना अपनी मां को किस सन में और कब सुनाई? हाँ हाँ, ये मैट्रिकुलेशन को आप लोग लिख सकते हैं और आसान शब्दों में कक्षा 10वीं पास करने के बाद। ठीक है, मैट्रिकुलेशन का मतलब होता है क्लास 10th। हाँ, 10वीं कक्षा पास करने के बाद, इसको आप अपने शब्दों में, आसान शब्दों में लिख सकते हैं। 10वीं कक्षा, सन 1915 में 10वीं कक्षा पास करने के बाद लेखक ने अपनी मां को यह घटना सुनाई। आई बात समझ में? तो इस तरह से बच्चों बहुत सारे प्रश्न बनेंगे इस पाठ से। मुझे लगता है कि 25-30 प्रश्न तो आराम से बन जाएंगे और आप लोग बनाएंगे। और इसके साथ ही जैसा मैंने कि आप लोगों को बताया, विलोम, पर्यायवाची, हाँ, श्रुति संभिन्नार्थक, इस तरह से आपके बहुत सारे प्रश्न बनेंगे, उसको आप लिखेंगे। नहीं अगर श्रुति संभिन्नार्थक बन रहा है न सही, कम से कम विलोम पर्यायवाची बनेगा, उसको लिखिए, लेकिन लिखिए अवश्य। और कुछ बच्चों को अगर ये लगता होगा कि मेरा दोस्त मेरी सहेली लिख लेगी तो मेरा भी हो जाएगा काम लिखना, नहीं, सभी बच्चे खुद के लिए मेहनत करते हैं। और आप ठीक है एक दूसरे से बात करके कि किसने कितना ज्यादा बनाया लिख सकते हैं, लेकिन इसकी तैयारी भी आपकी अच्छे से होनी चाहिए। ठीक है, अब चलिए प्रश्न पर थोड़ा हम लोग चर्चा करते हैं। फिर इस पाठ का कल भी हम लोग चर्चा करेंगे, इसी पाठ का, तो इसकी तैयारी आज आप लोग करेंगे। भाई के बुलाने पर घर लौटते समय लेखक के मन में किस बात का डर था? भाई के बुलाने पर घर लौटते समय लेखक के मन में किस बात का डर था? कौन बच्चा बताएगा? जिसको बताइए, जिसको भी लग रहा है कि हम बता सकते हैं, कुछ भी बताइए। बताइए। हम्म। हाँ हाँ। हम्म। हम्म। हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड। जब लेखक झरबेरी से बेर तोड़ तोड़ कर खा रहा था, तभी गांव का एक व्यक्ति आया और बोला कि तुम्हें तुम्हारे भाई साहब बुला रहे हैं, जल्दी जाओ। और सर्दियों के समय क्या होता है, सायंकाल 3:30 4:30 बजे ही हल्का धुंधलका छाने लगता है। यानी क्योंकि सर्दियों में क्या होता है, दिन छोटी और रात बड़ी होती है, तो 3:30 4 बजे 5 बजे ही एकदम अंधेरा जैसा छाने लगता है। तो 3:30 या 4 बज रहे थे और लेखक अपने साथियों के साथ बहुत आराम से झरबेरी से बेर तोड़ तोड़ कर खा रहे थे। तभी उसके भाई साहब ने उसे बुलावा भेजा और घर जाते हुए लेखक को बहुत भयभीत हो रहा था। इस बात से वो डर डर रहा था कि एक तो शायद अंधेरा होने लगा है, उसे देर हो गई है घर जाने में, और अभी तक वह बेर खा रहा था और साथ में उसका छोटा भाई भी था, इसलिए उसे बड़े भाई साहब की पिटाई का डर था। क्योंकि बड़े भाई को अक्सर ये सोचते हैं बड़े भाई कि मेरे दो छोटे भाई कहाँ चले गए,
अंधेरा होने वाला है और अभी तक वो घर नहीं पहुंचे। बस लेखक यही सारी बातों को सोचकर उसके मन में डर पैदा हो गया। ठीक है, नेक्स्ट। मक्खनपुर पढ़ने जाने वाली बच्चों की टोली रास्ते में पड़ने वाले कुएं में ढेला क्यों फेंकती थी? मक्खनपुर पढ़ने जाने वाली बच्चों की टोली, पूरे बच्चों का एक झुंड, टोली मतलब एक झुंड जाता था, रास्ते में पड़ने वाले कुएं में ढेला क्यों फेंकती थी? चलिए बताइए, बताइए जल्दी, जो आपको समझ में आ रहा है बताइए। हाँ, क्यों ढेला फेंकती थी बच्चों की टोली जब मक्खनपुर? हाँ, आपकी आवाज। हम्म, हम्म, हम्म। नहीं बच्चे, इस आंसर को थोड़ा सा आप अपने शब्दों में लिखिए कि बच्चे, मक्खनपुर जाने वाले बच्चों की टोली जब विद्यालय स्कूल जाती थी तो रास्ते में एक कुआं पड़ता था, और वो बच्चे प्रतिदिन क्या करते थे, सबसे पहले बच्चों में ये होड़ लगी रहती थी कि कौन सबसे पहले पहुंचकर कुएं में ढेला फेंके। और वो ऐसे ही बिना किसी उद्देश्य के बस एक एक ढेला उठाते थे सारे बच्चे और उस कुएं में फेंकते थे। और प्रतिदिन की आदत के अनुसार बच्चे उस कुएं में ढेला फेंकते थे। लेकिन एक दिन जब उन लोगों ने कुएं में ढेला फेंका, यानी रोज के नियम के आदत के अनुसार, रोज की उनकी आदत बनी हुई थी, तो उस आदत के अनुसार जब उन्होंने ढेला फेंका तो कुएं से एक बहुत फुफकारने की आवाज सुनाई पड़ी बच्चों को, और फुसकार, और वो फुसकार किसकी थी? सांप की। तो बच्चों को जब पता चल गया कि इसके अंदर से एक सांप गिरा हुआ है, और जब बच्चे ढेला फेंकते थे और वो चोट लगती थी सांप को, तो सांप गुस्से से अंदर से फुसकारता था, और उसकी फुसकार सुनने के लिए बच्चे, उसकी फुसकार को सुनकर बच्चे बड़े खुश होते। और प्रतिदिन उन लोगों ने नियम बना लिया कि उस कुएं में ढेला फेंकेंगे, और जितना ढेला उसको लगता चोट सांप को, उतना ही वो क्रोधित होकर फुसकारता और बच्चे खुश होते। क्योंकि बच्चों को लगता था कि हम लोग तो ऊपर से ढेला फेंक रहे हैं, सांप को मार रहे हैं, लेकिन सांप तो बाहर निकल नहीं सकता है क्योंकि तो कुएं में गिरा हुआ है। और यही सोच सोच कर बच्चे बड़े खुश होते, और प्रतिदिन नियम बना लिए थे कि विद्यालय जाते और विद्यालय लौटते समय कुएं में ढेला फेंकें। बात आई समझ में? तो आसान सा आंसर आप लोग लिखिएगा बच्चों, ये नहीं कि किताबी लैंग्वेज जो है हूबहू उसी को लिखें। आसान सा, कि उन लोगों का नियम था कि प्रतिदिन विद्यालय से जाते आते रास्ते में एक कुआं पड़ता था, उसी कुआं में वो जानबूझकर सभी बच्चे ईंटा फेंकते थे, ढेला फेंकते थे, कुछ भी लिखो। लेकिन एक दिन आदत के अनुसार ही जब उन लोगों ने ढेला फेंका तो उसके अंदर से सांप के, क्रोधित होकर सांप के फुसकारने की आवाज सुनाई पड़ी। तब बच्चों को लगा कि अरे इसमें तो सांप गिरा हुआ है, और बस वो लोग प्रतिदिन, उनका ये नियम बन गया कि जाकर सांप को ढेला फेंकते और सांप उतने ही क्रोधित होकर फुसकारता। और यह सुनकर, उसकी फुसकार सुनकर बच्चों को बड़ा मजा आता था, है ना? तो इसीलिए वो जानबूझकर, क्योंकि उस समय में छोटे बच्चों द्वारा यह सोचना कि अरे सांप से हम लोग आवाज निकलवा रहे हैं, सांप से फुसकार करवा ले रहे हैं, उस समय ये बच्चों को बहुत बड़ी चीज महसूस होती थी, है कि नहीं? मान लीजिए जमीन पर कोई सांप बैठा हुआ है और आप उस समय हिम्मत नहीं दिखा सकते हैं ना उसको मारने की, क्या हिम्मत दिखा सकते हैं? बताइए। जमीन पर यदि कोई सांप बैठा रहे तो क्या आप उसके पास जाकर ईंटा फेंक सकते हैं उसके शरीर पर? हाँ, नहीं फेंक सकते हैं, क्योंकि आपको भय रहेगा कि कहीं सांप आपको दौड़ाकर डस न दे। लेकिन यह पता था बच्चों को कि सांप तो अंदर कुएं में गिरा हुआ है और कुएं से निकलना बड़ा आसान काम नहीं है, और इसीलिए बच्चे इस बात से निश्चिंत थे कि अंदर सांप कुएं में गिरा हुआ है और वो तो कुछ कर नहीं सकता है, हम लोग का कुछ बिगाड़ नहीं सकता है, लेकिन उससे हम आवाज तो निकलवा सकते हैं। यही सोच सोच कर बच्चे जो है कुआं में फेंकते थे पत्थर या ढेला। ठीक है, नेक्स्ट। सांप ने फुसकार मारी या नहीं, ढेला उसे लगाया नहीं, यह बात अब तक स्मरण नहीं। यह कथन लेखक की किस मनोदशा को स्पष्ट करता है? बच्चे कभी कभी याद रखिएगा, कोई भी पंक्ति उठाकर भी आ जाता है, तो ये चैप्टर के अंदर की पंक्ति है कि सांप ने फुसकार मारी या नहीं,
ढेला उसे लगाया नहीं, यह बात अब तक स्मरण नहीं। यह कथन लेखक की किस मनोदशा को स्पष्ट करता है? चलिए बताइए, कौन बच्चा बताएगा? बताइए, यह घटना कब की है? किस समय की यह बात है? यह पंक्ति किस समय की है? आखिर कौन सी ऐसी घटना घटित हुई कि यह पंक्ति उस चैप्टर में लेखक ने लिखा? बताइए। आखिर कौन सी ऐसी घटना घटित हुई थी? बताइए, जल्दी बताइए। नहीं आ रही समझ में? हाँ, बोलो बोलो, नहीं तो फिर मैं बता रही हूँ। देखिए, जब यह कथन लेखक के एक तरह से हक्का बक्का हो जाने या बदहवास, लेखक आदत के अनुसार, लेखक की आदत बनी हुई थी, पुरानी आदत थी कि प्रतिदिन विद्यालय स्कूल जाते हुए और स्कूल से लौटते समय कुएं में अपने दोस्तों के साथ उसमें ढेला फेंकता था। ये लेखक की बहुत पुरानी आदत थी और उसी पुरानी आदत के अनुसार लेखक पहला काम करता, अपने सिर से टोपी उतारता, दूसरे हाथ से कुएं में ढेला फेंकता और अपनी पुरानी आदत के अनुसार लेखक ने वैसा ही किया। लेकिन थोड़ी देर के लिए लेखक भूल गया कि उसके बड़े भाई साहब ने उसे 3 चिट्ठियां दी थी डाक खाने में डालकर आने के लिए, और लेखक ने उन 3 चिट्ठियों की सुरक्षा के लिए, उसे सुरक्षित रखने के लिए